फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इससे आपका जो भी कोई भी कन्फ्यूज़न है इस टॉपिक को लेकर के, वो आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट को हम बहुत ही इजी वे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग क्या करती है? इन्वॉल्व चेंज फ्रॉम द क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड फॉर्म। ठीक है, मेल्टिंग से जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेल्टिंग अक्कर होती है जब हमारा चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोसेस इज जीरो। ठीक है, जब वो जीरो होता है चेंज इन फ्री एनर्जी, दैट इज ये हमारा चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी है ड्यूरिंग मेल्टिंग इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग मेल्टिंग माइनस कांस्टेंट हमारा टेम्परेचर रहता है। ठीक है, ड्यूरिंग मेल्टिंग, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा हमारा टेम्परेचर, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, और चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग मेल्टिंग। ठीक है, तो अब हमने कहा कि मेल्टिंग तब होती है जब हमारा चेंज इन फ्री एनर्जी वो जीरो हो जाता है। ये है हमारा चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ड्यूरिंग मेल्टिंग, ये जीरो होता है। ठीक है, तो ये जीरो इसलिए होता है, इससे पहले जो हमने मेल्टिंग ऑफ पॉलीमर्स के बारे में डिस्कस किया था इससे पहले वाली वीडियो में, वहां पे मैंने आपको एक प्लॉट बताया था। ठीक है, जो कि टेम्परेचर और टाइम के बीच में था। तो वहां पे मैंने आपको ये को बताया कि जैसे जैसे हमारा पॉलीमर जो है वो मेल्ट होता है तो वो सॉलिड से लिक्विड की तरफ कन्वर्ट करते वक्त एक उसकी ट्रांजिशन स्टेट आती है जहाँ पे सॉलिड लिक्विड दोनों होते हैं। तो वहां पे वो दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, जो जितना हमारा वो कन्वर्ट हुआ है लिक्विड में उतना ही हमारा सॉलिड भी होता है। तो एक तरह से वो क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो इस वजह से हमारा ये जो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी होता है ये वहां पे जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, अब ये तो जीरो हो गया। तो अब इसको हम इस तरह से लिख देंगे, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है और ये आ गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्या है, चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग मेल्टिंग। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, द डिफरेंस बिटवीन कोहेसिव एनर्जीज। ये कोहेसिव एनर्जीज में डिफरेंस को बताता है ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इन क्रिस्टलाइन एंड लिक्विड स्टेट। ठीक है, क्रिस्टलाइन और लिक्विड स्टेट में क्या फर्क आया, क्या चेंज आया कोहेसिव एनर्जीज में। कोहेसिव एनर्जीज के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया है मेल्टिंग ऑफ पॉलीमर्स में। ठीक है, तो कोहेसिव एनर्जीज में जैसे जैसे वो मेल्ट हो रहा है हमारा पॉलीमर, तो उसमें क्रिस्टलाइन से जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो उसकी कोहेसिव एनर्जीज में क्या डिफरेंस आया, इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग मेल्टिंग। और चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग मेल्टिंग जो है ये क्या करता है, इन केस ऑफ पॉलीमर्स द क्रिस्टलाइन मेल्टिंग टेम्परेचर इज नॉट द सेम एज फॉर लो मॉलिक्यूलर मास सॉलिड्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, तो मतलब कि जो हमारा क्रिस्टलाइन मेल्टिंग टेम्परेचर होगा वो लो मॉलिक्यूलर मास सॉलिड्स के लिए सेम नहीं होता है। ठीक है, वो किस वजह से, इन रीजंस की वजह से। जो हमारा मैक्रोमोलिकुलर नेचर होता है पॉलीमर्स का और जो पॉलीडिस्पर्सिटी होती है उनमें, वो लीड कर देती है टू ब्रॉडनिंग ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग मेल्टिंग। ठीक है, तो मतलब कि जो हमारे पॉलीमर्स हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और उनमें पॉलीडिस्पर्सिटी है, मतलब कि मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जितना बड़ा हमारा मैक्रोमोलिक्यूल होगा उसमें उसको मेल्ट करने के लिए उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि वो क्या कर देती है, ब्रॉडनिंग ऑफ टीएम में लीड कर देती है। ठीक है, तो इसलिए कहा हमने कि ये जो टेम्परेचर है क्रिस्टलाइन मेल्टिंग का वो सेम नहीं होता है लो मॉलिक्यूलर मास सॉलिड्स के लिए। ठीक है, और नंबर 2, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, जब क्रिस्टलाइजेशन होती है द पॉलीमर्स चेन्स गेट फोल्डेड अप। ठीक है, जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है उस दौरान हमारी जो पॉलीमर्स की चेन होती हैं वो फोल्ड हो जाती हैं। ये हमने क्रिस्टलिनिटी ऑफ पॉलीमर में पढ़ा है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि क्रिस्टलाइट्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो वो फोल्ड हो जाती हैं, दस क्रिएटिंग डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वहां पे हमने लैमेलर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। तो मैंने आपको बताया था कि क्या करता है, जो अमॉर्फस है वो लूप्स कॉज कर देता है। ठीक है, क्रिस्टलाइट तो फॉर्म हो जाते हैं हमारे, ठीक है, क्रिस्टलाइट फॉर्म होते हैं लेकिन विद अमॉर्फस लूप्स। तो वो अमॉर्फस लूप्स इनमें डिफेक्ट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, जब क्रिस्टलाइजेशन होती है
तो वही कारण है, कंसिक्वेंटली द एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर देन द आइडियल मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो उसका आइडियल मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइट्स का, उससे लोअर होता है उसका एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि वहां पे अमॉर्फस लूप्स और आने की वजह से डिफेक्ट कॉज हो जाता है, तो इस वजह से वो जल्दी मेल्ट कर जाता है। तो नो पॉलीमर इज 100% क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया, क्योंकि वहां पे अमॉर्फस लूप्स आ जाते हैं तो वो कंप्लीटली क्रिस्टलाइन नहीं होता है। इन क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एक टाइम पे वो क्रिस्टलाइन जोन्स को मेल्ट करना स्टार्ट करेगा, लेकिन एक टाइम पे हमारा टेम्परेचर इतना रीच कर जाता है कि जितना भी हमारा क्रिस्टलाइन फेज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फेज में। ठीक है, तो वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एट T इज इक्वल टू टेम्परेचर जो है ड्यूरिंग मेल्टिंग अंटिल ऑल द क्रिस्टलाइन। ठीक है, वो कांस्टेंट इसलिए रहता है हमारा टेम्परेचर जब तक कि जितना भी हमारा क्रिस्टलाइन फेज है वो कन्वर्ट नहीं हो जाता इनटू लिक्विड, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फेज इज लार्जर देन दैट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर होता है उसका जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होता है। ठीक है, वो इस तरह से पैक्ड होता है हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, लेकिन जैसे ही वो लिक्विड में आ गया तो वो इस तरह से वो फैल गया। ठीक है, तो वो अगर वो फैल गया तो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हमारे बंधे हुए थे और यहाँ पे बिखर गए, तो मतलब देयर इज अ सडन इंक्रीज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे इंक्रीज हो जाता है हमारा वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर है, तो इस तरह से हमारा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, और क्रिस्टलाइन जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको हम इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट इज गिवन एज, ये है इक्वेशन क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट की। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है और एंथैल्पी और एंट्रोपी में चेंज आता है ड्यूरिंग मेल्टिंग। जहाँ पे हमें पता है कि ये जो चेंज इन एंथैल्पी है ड्यूरिंग मेल्टिंग, इसमें डिफरेंस ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कोहेसिव एनर्जी में कितना डिफरेंस आया फ्रॉम क्रिस्टलाइन टू लिक्विड स्टेट में, और साथ ही साथ इसमें क्या रहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग मेल्टिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पॉलीमर। ठीक है, तो ये जो हमारा ये है चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग मेल्टिंग, ये इंडिपेंडेंट होता है किसके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर के, बट डिपेंड किस पे करता है ये, ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोहेसिव फोर्सेस इन द पॉलीमर चेन। ठीक है, कि कितना हमारी पॉलीमर चेन का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, देखो हम इन चीज़ों को पहले मॉलिक्यूलर फोर्सेस और बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेस और बॉन्डिंग इन पॉलीमर्स में। ठीक है, कि किस तरह से जो हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, कोहेसिव फोर्सेस का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने का। तो हमने पहले बता दिया कि ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी कोहेसिव एनर्जी में कितना डिफरेंस आ रहा है जब हमारा जो क्रिस्टलाइन है वो क्रिस्टलाइट टू लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है ड्यूरिंग मेल्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी कोहेसिव फोर्सेस हैं तो ये इन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ना कि उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है उस पर ये डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये डिपेंड करेगा कि जितनी बड़ी हमारी चेन होगी उतना वहाँ तक ये क्या रहेगी प्रेजेंट, कोहेसिव फोर्सेस प्रेजेंट रहेगी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द पॉलीमर। ठीक है, तो उनके ऊपर ये डिपेंड करेगा, जितना बड़ा हमारा मॉलिक्यूल होगा उतना इन कोहेसिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होगा, तो ये उन पर डिपेंड करेगा चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग मेल्टिंग। ठीक है, और ये जो चेंज इन एंट्रोपी है ड्यूरिंग मेल्टिंग ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ ऑर्डर बिटवीन पॉलीमर मॉलिक्यूल्स इन टू स्टेट्स। ये क्या बताएगा, डिफरेंस बताएगा डिग्री ऑफ ऑर्डर बिटवीन पॉलीमर मॉलिक्यूल्स इन टू स्टेट्स। ठीक है, जो पॉलीमर है उसके ऑर्डर में क्या चेंज आया। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन में जो हमारा पॉलीमर होता है वो इस तरह से एकदम से वेल पैक होता है। ठीक है, तो वो पहले वेल पैक होगा, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो वो इस तरह से बिखर जाएगा। ठीक है, तो
जो हमारा पॉलीमर है उसके ऑर्डर में क्या चेंज आया, उसको ये चेंज इन एंट्रोपी बताता है ड्यूरिंग मेल्टिंग इन टू स्टेट्स, जो कि क्रिस्टलाइन और लिक्विड स्टेट है। चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग मेल्टिंग डिपेंड्स ऑन molecular mass and on the structural factors like chain, stiffness, etc. और ये डिपेंड किस पर करता है, ऑन मॉलिकुलर मास। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करेगा, मॉलिकुलर मास के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि ये बता रहा है ऑर्डर को कि ऑर्डर में क्या चेंज आया, तो ये डिपेंड करेगा मॉलिकुलर मास के ऊपर। ठीक है, कि कितना बड़ा हमारा मॉलिक्यूल है और उसके ऑर्डर में क्या चेंज आ रहा है और उसकी स्टिफनेस में क्या चेंज आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वेल पैक था और यहाँ पे ये लूज हो गया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो लिक्विड स्टेट में आ गया, तो इसकी स्टिफनेस में क्या आ गया, चेंज आ गया। ठीक है, स्टिफनेस इसकी लो हो गई, तो ये इस वजह से मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करती है एंट्रोपी। द चेन इन द क्रिस्टलाइन स्टेट आर मोर स्टिफ। ठीक है, वही मैं आपको बता रही थी कि जो चेन होती है क्रिस्टलाइन स्टेट में वो स्टिफ होती हैं, वेयर एज इन लिक्विड स्टेट दे आर मोर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, देयर इज मोर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो वो क्या रहेगी, फ्लेक्सिबल हो जाएंगी चेन्स। हेंस एंट्रोपी जो होगी हमारी ड्यूरिंग मेल्टिंग, चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग मेल्टिंग विल बी लार्ज, क्योंकि यहाँ पे ये क्या रहती हैं, स्टिफ होती हैं और यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। तो मतलब कि स्टिफ से एकदम से फ्लेक्सिबल हो गई, तो मतलब कि बहुत बड़ा चेंज आ गया एंट्रोपी में। ठीक है, क्योंकि एंट्रोपी ऑर्डर ऑफ द पॉलीमर को बताती है कि ऑर्डर क्या है पॉलीमर की चेन्स का। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो सारा टॉपिक। इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।